हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का स्वागत करता हूँ। बीपीएससी के टीआरई 4.0 के सीरीज में देखा जाए तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। एक चैप्टर ख़त्म हो गया है, उस चैप्टर का जल्दी ही क्वेश्चन बन गएगा और आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप रिवाइज भी कर लीजिएगा और मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। उससे पहले आज का चैप्टर जो शुरू करते हैं, देखिए एनसीईआरटी ने कुछ परिवर्तन किया है, कुछ चेंज किया है। उस चेंज को देखते हुए ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने क्या चेंज किया उसके बारे में पहले सुन लीजिए, फिर आगे की तरफ देखेंगे। अगर पुरानी एनसीईआरटी में देखेंगे तो लिखा हुआ पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थों का ठीक है, पदार्थों का पृथक्करण या क्या कहा जाता है, वर्गीकरण। ठीक है, इसी तरह से किया है। तो पृथक क्या किया हुआ है, देखिए एक चीज़ बता दें, थोड़ी सी चेंजेस है, बाकी वही चीज़ है, लेकिन बस थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया है, वही चीज़। ठीक है, वो है वही चीज़। ठीक है, पृथक्करण। ठीक है, अब यहाँ ये तो हो गया इसमें, लेकिन जो चेंज हुआ है उसको क्या लिख दिया है, तो लिख दिया है दैनिक जीवन में पदार्थों का पृथक्करण के तरीके। ठीक है, तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ एवरी डे इन लाइफ। ठीक है, ये लिख दिया है और कुछ किया नहीं है। आप उसके लिए घबराइएगा मत, मैं पढ़ाऊंगा यही और उसे भी वही चीज़ कहेंगे, इसे भी वही चीज़ कहेंगे। ठीक है, अंतर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है नाम से, और बाकी सब सारी चीज़ें वही हैं। और हम सोचेंगे कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है तो इस वजह से इसको शुरू करेंगे और जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। आज ही ख़त्म हो जाएगा, फिर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आएंगे वो मैं बार बार आपको पढ़ाते हुए चलूँगा। तो पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, पदार्थों का पृथक्करण के बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, पृथक्करण के पदार्थों का पृथक्करण के बारे में हमें पढ़ना है। शुरू किया जाए। देखिए होता क्या है, हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि दो मिक्सचर हैं। ठीक है, जैसे इस समय देखेंगे धान की कटाई चल रही है। ठीक है, हर गांव में देखेंगे धान की कटाई चल रही है, तो एक ही शब्द समझेंगे। तो अब क्या हुआ, धान की कटाई हो गई, उससे क्या किया गया, धान निकालने के लिए जो विधियाँ यूज की गई हैं उसी पर चर्चा करते, एक मेथड पकड़ेंगे, उसी से सारा सॉल्व करा देंगे, उसी से सारी चीज़ों को समझा देंगे। ठीक है, तो ये धान हो गया। अब धान से क्या निकलेगा, चावल निकलेगा। तो भाई जब चावल निकलेगा, या तो आप मशीन के जरिए चावल निकलवाइए या अपने हाथ से चावल निकलवाइए। ठीक है, धान से चावल निकालने में देखते हैं हम लोग। तो जब हम ये करते हैं ना, तो उस चावल में ज़रूरी नहीं है कि वो प्योर चावल ही निकले सिर्फ, और उसमें कुछ नहीं, कुछ अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जैसे धूल कण आ गया, पत्तियाँ आ गई, कंकड़ आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो उनको अलग करने के लिए हम पहली विधि का पढ़ने चल रहे हैं, हस्त चयन विधि। ठीक है, क्या पढ़ने चल रहे हैं, हस्त चयन विधि पढ़ने चल रहे हैं। हम पहला यही पढ़ेंगे, हस्त चयन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, हस्त चयन विधि पढ़ेंगे। इसी को हैंड पिकिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैंड पिकिंग भी कहा जाता है। ठीक है, हैंड पिकिंग भी कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, हस्त चयन विधि, हस्त चयन विधि। ठीक है, हस्त चयन विधि। अब क्या हुआ, आपने हमारे यहाँ तो अगर हिंदी में कहें तो सूप कहा जाता है, उसमें क्या करते हैं, चावल निकाल लेते हैं या गेहूँ निकाल लेते हैं। ठीक है, और हाथों से उसको फैलाकर, ठीक है, हाथों से फैलाएंगे, फैलाकर उसमें से जो छोटे छोटे कंकड़ होंगे उनको क्या करेंगे, निकालना शुरू करेंगे। खरपतवार होंगे उनको निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हाथ से की जाती है, इसीलिए क्या कहा जाता है, हस्त चयन विधि कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसको हाथ के जरिए ही निकाल लिया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हस्त चयन विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हस्त चयन विधि कहा जाता है। ठीक है, हस्त चयन विधि कहा जाता है। क्या करते हैं, इसमें हम वो जो चावल है या गेहूं है उसको निकाल लेते हैं, फिर उसमें से छोटे छोटे कंकड़ को
या खरपतवार है या धूल कण है तो उसको क्या करेंगे, निकालते हैं और उसको फटकारते भी हैं। वो क्या करते हैं, फटकारते भी हैं, हमारे यहाँ होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी अशुद्धियाँ होंगी, जो भी कंकड़ होंगे वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। यह क्या है, घरेलू उपाय है। ठीक है, ये क्या है, घरेलू उपाय है। और इस घरेलू उपाय में जैसे लिखेंगे कि हम लोग घरों में दाल, चावल, गेहूं का प्रयोग करने से पहले उसमें उपस्थित धूल कण, खरपतवार, छोटे पत्थर के टुकड़ों को हाथों से अलग करने की इस विधि को हस्तचयन विधि कहते हैं। हम लोग घरों में चावल, दाल, गेहूं का प्रयोग करने से पहले उसमें उपस्थित धूल कण, खरपतवार या छोटे पत्थर के टुकड़ों को हाथों से अलग करने की इस विधि को हस्तचयन विधि कहा जाता है या हैंड पिकिंग विधि कहा जाता है। ठीक है, हैंड पिकिंग विधि कहा जाता है। प्रायः यह अशुद्धियाँ बहुत अधिक मात्रा में उसमें नहीं उपस्थित होती हैं। ऐसा नहीं है कि आधा चावल है आधा धूल कण है, नहीं भाई, ऐसा स्थिति नहीं देखने को। उससे पहले ही अगर ऐसी स्थिति आती है उसके लिए अलग विधि है। लेकिन ये जो विधि है यह क्या होता है, यहाँ पर खाने योग्य पदार्थ जो होते हैं, मात्रा जो होती है उनकी अधिक होती है और इनकी मात्रा, धूल कणों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हस्तचयन विधि का क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, हस्तचयन विधि का क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया भाई? ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया हस्तचयन विधि। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसी वजह से इसको जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आइए थ्रेसिंग के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया। अब थ्रेसिंग के बारे में जानते हैं। थ्रेसिंग क्या होता है, किस तरह का होता है, वो सारी चीज़ें जानते हैं। ठीक है, देखिए थ्रेसिंग क्या होता है, मशीन के जरिए भी होता है। ठीक है, और हाथ से भी होता है, जानवरों के जरिए भी थ्रेसिंग होता है। ठीक है, तो जानवरों के जरिए भी थ्रेसिंग होता है। थ्रेसिंग किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं, थ्रेसिंग के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, थ्रेसिंग के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, थ्रेसिंग के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, थ्रेसिंग के बारे में। अब थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है, थ्रेसिंग का मतलब होता है, मैंने अभी बताया कि गांव में चावल हो गए हैं, अरे धान हो गए हैं। ठीक है, अब उन धानों को क्या करना है, उन धानों को क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, क्या करना है, अलग करना है। किससे अलग करना है, तो जो चावल का पौधा है उसको धूप दिखाकर सुखा दिए हैं, तो वो सूख गया है, तो वो डंडियों के रूप में है। तो उस डंडियों में क्या लगे हुए हैं, धान के क्या लगे हुए हैं, जो फल है वो लगे हुए हैं। उनको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो बैल के जरिए या हाथों के जरिए उसको पटकने की कोशिश करते हैं, उसको फटकारते हैं। ठीक है, उसको किसी मतलब कहते हैं एक हम क्या कर लेते हैं, तख्त बिछा लेते हैं, या कहा जाए कि एक ऐसा ऊंचा स्थान जहाँ पर हमें पटकने में उसे आसानी मिल पड़े। ठीक है, तो हम उसको
पटकते हैं ताकि उसमें से क्या हो जाए, उस डंडी में से या उस धान के पौधे में से जो फल है या जो धान है वो अलग हो जाए, ठीक है, झटके की वजह से, और जो डंडी है वो अलग हो जाए, ठीक है, वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। इसी को क्या कहा जाता है, थ्रेसिंग। यह थ्रेसिंग जानवरों के जरिए भी होता है, बैलों के जरिए भी होता है, और यह इसके लिए भी थ्रेसिंग मशीन भी आती है। इसके लिए क्या आती है, थ्रेसिंग मशीन आती है, जिसके जरिए हम क्या कर लेते हैं, इसको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, इसको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, ठीक है। यही थ्रेसिंग है, यही क्या है, थ्रेसिंग है, ठीक है। सूखे पौधों में, ठीक है, सूखे पौधों में, सूखे पौधों की डंडियों में अन्न कण लगे होते हैं, अन्न के कण लगे होते हैं, ठीक है। इसके डंडियों से अन्न कण को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। इनकी डंडियों से अलग करने की विधि को पृथक्करण कहते हैं, अरे सॉरी, थ्रेसिंग कहते हैं। अनाज के पौधे को धूप में सुखा लेने पर उसकी डंडियों से अन्न कण अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे थ्रेसिंग विधि कहते हैं, इसमें किसी समतल जगह पर सूखे पौधे को पटकते हैं, जिससे अन्न मतलब अनाज, अन्न कण अलग हो जाते हैं और सूखी डंडियाँ रह जाती हैं। यह क्रिया कहीं कहीं पर बैलों द्वारा तथा कहीं कहीं पर आधुनिक थ्रेसिंग मशीन से होता है। थ्रेसिंग मशीन से होता है। अनाज के पौधे को धूप में सुखा लेने पर उसकी डंडियों से अन्न कण अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे थ्रेसिंग विधि कहते हैं। इसमें किसी समतल जगह पर सूखे पौधे पटकते हैं, जिससे अन्न कण अलग हो जाते हैं और सूखी डंडियां रह जाती हैं। यह कहीं कहीं पर बैलों द्वारा तथा कहीं कहीं आधुनिक थ्रेसिंग मशीन से होता है। आधुनिक
थ्रेसिंग मशीन से होता है, आधुनिक थ्रेसिंग मशीन से होता है। ठीक है, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया भाई? अच्छा, ये चीज़ अब हमारे क्षेत्र में जान लीजिए, कहते हैं ना कि दैनिक उदाहरण से चीज़ें समझ में आती हैं। इस समय हमारे क्षेत्र में जो यूपी का क्षेत्र है, गोरखपुर, बलिया, ये जो क्षेत्र है हमारा, इलाहाबाद पर, यहाँ पर चले जाएंगे, घरों घरों में देखेंगे लोग क्या करते हैं, एक तख्त बिछा लेते हैं और उस पर महिला पुरुष जो भी हैं वो छोटे छोटे जो सूखे पौधे हैं धान के, उसके गट्ठल बनाते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, पटकते हैं। पटकने की वजह से क्या होता है, उसमें से जो धान के अन्य कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं और बचता क्या है, केवल सूखा हुआ पौधा। उसको अलग कर लेते हैं, वो सूखा हुआ पौधा चारे के रूप में गाय भैंस को दिया जाता है, बकरी को दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद चावल क्या हो जाता है, धान जो होता है वो अलग हो जाता है। अब उस धान से क्या निकाला जाता है, चावल निकाला जाता है। ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब वो धान जो पटक कर हम निकाले हैं, उसमें क्या हुआ है, जब पटकते हैं तो जो पौधा है ना, उसकी पत्तियां जो सूख चुकी हैं वो झटके की वजह से टूटकर उसमें रह जाती हैं। यहाँ तक कि जो पौधा है भाई, उसको हमने निकाला है तो उसके साथ मिट्टी के भी कण आ जाते हैं, तो वो भी मिट्टी भी उसमें चला जाता है। कुछ छोटे छोटे पत्थर के भी कण चले जाते हैं। ठीक है, खरपतवार उसमें रहते हैं। ठीक है, तो अब उसको दूर कैसे करेंगे, उसको कैसे दूर करेंगे, तो उसके लिए एक विधि है, निष्पावन विधि। किसकी बात कर रहे हैं, निष्पावन विधि, विनोइंग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, विनोइंग भी कहते हैं, निष्पावन विधि और विनोइंग भी कहते हैं, विनोइंग भी कहते हैं, निष्पावन विधि या विनोविंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विनोविंग भी कहते हैं, निष्पावन विधि, सॉरी, निष्पावन विधि। यह बात, ये सब चीजें बच्चे, वो गांव वाले जो बच्चे हैं वो बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने देखा है। थोड़ी सी हो सकता है जो बच्चे शहरी क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट समझ में आए, लेकिन ये चीज़ें होती हैं भाई, ये हमारे गांव में, हमारे घरों में होती हैं। तो आप जानने की कोशिश करिए, हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए। उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता है, लेकिन मेरा काम है पूरा एनसीईआरटी आपको पढ़ा देना, वो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो विनोविंग विधि में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाते हैं। जो धान पीट कर सूखे पौधे से अलग किए हैं, पौधा अलग हो गया और धान अलग हो गया, तो उसमें खरपतवार है, धूल के कण हैं, ठीक है, मिट्टियां हैं, उसको अलग करने के लिए एक ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाते हैं। किसी एक पात्र में उस चीज़ को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर हवा की मौजूदगी में उसको गिराते हैं। धीरे धीरे जब गिराएंगे ना, तो उसमें से धूल कण क्या होगा, हवा की वजह से वो अलग होंगे, और जो कि धान क्या होगा, धूल कण की अपेक्षा भारी होता, वो वहीं नीचे गिर जाएगा, वो वहीं नीचे गिर जाएगा और धूल कण कुछ दूरी पर जाकर गिरेंगे। उसी के साथ साथ पत्तियां भी होंगी उसमें, जो पौधे की पत्तियां, सूखी पत्तियां, वो भी दूरी पर जाकर गिरेंगी। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्या कहते हैं, धान जो होता है वहीं गिरता है। लेकिन इसमें जो पत्थर के छोटे छोटे कण होते हैं वो भी उसमें मिक्स रहते हैं, वो भी उसमें वहीं गिर जाते हैं, क्योंकि वो भारी होते हैं। लगभग चावल धान के एक कण का, जो एक अन्न कण है धान का, उसके बराबर ही उनका वजन होता है, तो वो भी वहीं गिर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनसे सिर्फ खरपतवार और धूल कण जो धूल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसी को निष्पावन विधि कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, निष्पावन विधि कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को विनोविंग विधि भी कहा जाता है। मैंने क्या कहा कि इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत अंतर्गत हम 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 अनाज जैसे धान, जैसे धान, जिसमें अनाज जिसमें धूल कण खरपतवार पतवार तथा अन्य अशुद्धियाँ हैं, खरपतवार तथा अन्य अशुद्धियाँ हैं, उन्हें दूर करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए
हवा के मौजूदगी में हवा के मौजूदगी में हवा के मौजूदगी में एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर एक पात्र में थोड़ी थोड़ी मात्रा में गिराते हैं, जिससे धूल कण व खरपतवार थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है, जबकि धान वहीं पास में एक जगह एकत्र हो जाता है। इसी विधि को विनोविंग मेथड कहते हैं। देख लीजिए भाई, दिख रहा है कि नहीं आपको? पहले ये देख लें। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। देखिए, इस विधि के अंतर्गत हम अनाज यानी धान जिसमें धूल कण, खरपतवार या अन्य अशुद्धियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए हवा के मौजूदगी में ठीक है, एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर एक पात्र में थोड़ी थोड़ी मात्रा में गिराते हैं, जिससे धूल कण और खरपतवार थोड़ी दूर जाकर गिर जाते हैं, जबकि धान वहीं पास में एक जगह एकत्र हो जाता है। इसी विधि को विनोइंग मेथड करते हैं। यही चीज़ हम गेहूं में भी यूज कर लेते हैं, दाल में भी यूज कर लेते हैं। जहाँ पर जो फसल अच्छी होती है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है भाई, उसका यूज किया जाता है। चलिए भाई, अब हम पढ़ेंगे चालन विधि। क्या पढ़ेंगे? चालन विधि, जिसे सीविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सीविंग कहते हैं। ठीक है, चलिए, पहले हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या पढ़ेंगे? चालन विधि। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? चालन विधि। क्या करते हैं? चालन विधि। अब इसमें क्या, ये तो बहुत सिंपल है। अब जो हमने धान को इस तरह से मतलब किसका यूज करके, निष्पावन विधि यानी विनोइंग विधि से हमने ये कर लिया, लेकिन अभी भी उसमें अशुद्धियां हैं। हो सकता है धान जो होता है, धान के साथ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी उसमें आ रहे हैं, मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं, जो साइज में धान से छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। उनको अब अलग करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े छानने वाला पात्र होता है। ठीक है, उसको मतलब बीच में लोहे की जाली लगी होती है, ठीक है, तार की जाली लगी होती है, और चारों तरफ से लकड़ी से घिरा हुआ एक छानने वाला लिया जाता है। अब उसमें उसको डालकर हम लोग क्या करते हैं, उसको छानते हैं। ठीक है, उसको हिलाते हैं, तो जितने भी छोटे छोटे कण हैं उस धान में से नीचे गिर जाते हैं, और उसी धान के बराबर एक
मतलब पत्थर के भी कण होते हैं, वो वहाँ से नहीं निकलते हैं। उसके लिए हस्त चयन विधि का प्रयोग करते हैं, हैंड पिकिंग विधि का प्रयोग करते हैं। अब वो कम हो गए, उसको निकालना आसान हो गया। लेकिन भाई छोटे छोटे जो बहुत महीन महीन चावल में जो धान में जो गंदगी है वो तो नहीं निकाल पाएंगे ना, वो उसको निकालने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब या तो ऐसे समझ लीजिए, आपने आटा पिसा कर लाया, आपने आटा पिसा कर लाया, अब उस आटे को जब क्या करते हैं, चालते हैं, तो इतना महीन भी नहीं पिसा रहता है कि उसमें कुछ चोकर ना हो, तो उसको इतना मतलब क्या करते हैं, चालते हैं, चालते हैं तो उसमें चोकर निकल जाता है। ठीक है, क्या होता है, वो गेहूं का ही कण होता है। ठीक है, गेहूं का ही होता है, लेकिन वो निकलता है, तो उसको अलग कर लेते हैं और हमें बचा क्या है, तो अब प्योर आटा बचा है, जिसका हम क्या बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ गए होंगे, आप इसको समझ गए होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा लिखाने की जरूरत नहीं है ना, तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको बताई जाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब अगला जो है उसके बारे में जानते हैं, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे अवसादन विधि, ठीक है, निस्तारण विधि, और क्या पढ़ेंगे, निस्पंदन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, अवसादन विधि, ठीक है, निस्तारण विधि, और क्या पढ़ेंगे, निस्यंदन विधि पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, इसमें पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अवसादन विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अवसादन विधि पढ़ेंगे। उसके बाद कहीं जाकर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवसादन के बाद निस्तारण विधि पढ़ेंगे, फिर जाकर निस्यंदन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आई बात। चलिए अब हम पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, तो निस्तारण विधि पढ़ेंगे, अरे सॉरी, अवसादन विधि पढ़ेंगे। अवसादन विधि के बाद हम पढ़ेंगे निस्तारण विधि। पहले अवसादन विधि पढ़ते हैं। साधन विधि, अवसादन विधि, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अवसादन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अवसादन विधि, सेडिमेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। इतना कुछ करने के बाद देखिए हमने क्या किया, हैंड पिकिंग मेथड देख लिया, विनोइंग मेथड देख लिया, फिर उसके बाद चालन विधि देख लिया, ठीक है, जिसे सीविंग कहते हैं। इसके बाद भी अगर हमारे जो चावल है, गेहूं है, उसमें अशुद्धियां हैं, तो उनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पानी भरा हुआ पात्र लेंगे, उसमें इसको डाल देंगे। जितने भी भारी है, क्योंकि धान और गेहूं भारी होते हैं, ठीक है, अपेक्षाकृत धूल कणों के और खरपतवार के, तो वो नीचे बढ़ जाएंगे, और जो खरपतवार है वो ऊपर की तरफ क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा। जब वो तैरने लगेगा, तो जब ऐसी अशुद्धियाँ जब ऊपर की तरफ आ जाती हैं, ये हम क्रिया कब करते हैं, जब उनको पकाना होता है, जब हमें आटा पिसवाना होता है, तब ये विधि का प्रयोग करते हैं। पहले धुल लेते हैं, तो वो क्या होता है, ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और जब ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो उनको पानी से धीरे से क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। इसी तरह से 2 या 3 बार जब इसको हम करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो, क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, यानी साफ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है, साफ हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको और आसानी से समझें, तो हमने क्या किया है, क्या ले लिया है, बालू के कण ले लिए हैं, बालू ले लिए हैं, उसमें मिट्टी डाल लिया है, दोनों को मिक्स कर लिया। अब जब उसको पानी में डालेंगे तो बालू के कण भारी होते हैं, वो नीचे बढ़ जाएंगे, जबकि मिट्टी जो होती है वो हल्की होती है, या तो पानी में घुलकर ऊपर तैरेगी। ठीक है, तो उसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ये भी अवसादन विधि में ही आता है। ठीक है, ये अवसादन विधि आता है। मिलाने पर कह रहा है कि मिश्रण को जल में मिलाने पर जो हल्के कण हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। इसी विधि को अवसादन विधि कहते हैं। तो जब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब दो पदार्थों का मिश्रण का पदार्थों दो पदार्थों, अब इसमें लिख लीजिए धान, धान, अशुद्ध धान लिखिए, अशुद्ध चावल लिख लीजिए। अशुद्ध का मतलब समझिएगा, क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ मिली हैं।
अशुद्ध चावल, ठीक है, चावल, ठीक है। जब दो पदार्थ, अब ये जब जब दो पदार्थ यानी इसमें अशुद्ध चावल में तो कुछ धूल कण होंगे वो और एक चावल, ये दो पदार्थ हैं, को जल में डालते हैं तो चावल भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है। जबकि अशुद्धियां ऊपर तैरती हैं। इसी विधि को अवसादन विधि कहते हैं। अवसादन विधि कहते हैं, ठीक है, अवसादन विधि कहते हैं। या यहाँ पर मिश्रण लिख सकते हैं कि जब मिश्रण को जल में डालते हैं तो जो भारी कण है वो नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्के कण है ऊपर उठ जाएंगे। इसी विधि को क्या कहते हैं? अवसादन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादन विधि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अवसादन विधि कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे निस्तारण विधि। क्या पढ़ेंगे? निस्तारण विधि, जिसे डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अवसादन विधि हो गया, अब निस्तारण विधि देखिए। चलिए अब भाई डिकेंटेशन देख लेते हैं। डिकेंटेशन विधि में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। अब जो ये हमने मिश्रण को जल में डाला है तो धूल कण ऊपर हो गए और जो भारी पदार्थ है, भारी कण है, वो नीचे बैठ गए। इसको बिना हिलाए, ठीक है, बिना हिलाए मतलब इसको हिलाना नहीं है, ठीक है। जल को क्या करेंगे? उड़ेलना शुरू करेंगे या निकालना शुरू करेंगे। तो जल निकालना शुरू करेंगे तो जो हल्के कण हैं, मिट्टी के हों, खरपतवार हो, जो भी भूसा हो, उसमें जो भी है वो मिट्टी के साथ क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे और नीचे तली पर क्या बैठ जाएगा? आपका चावल है, दाल है, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? नीचे की तरफ बैठ जाएंगी। इसी विधि को क्या कहा जाता है? निस्तारण विधि कहा जाता है। लेकिन इससे भी पूरी तरह से शुद्ध पदार्थ प्राप्त, या कहा जाए कि पूरी तरह से धान चावल धुला हुआ या दाल पूरी तरह से धुला हुआ नहीं मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने क्या कहा कि जब मिश्रण को जल में डालते हैं तो भारी कण बाहर आ जाता है, भारी कण ऊपर की तरफ आ जाता है, है तथा भारी कण नीचे बैठ जाता है अब जल के इस मिश्रण को बिना हिलाए
जल को उड़ेलना उड़ेलना शुरू करते हैं उड़ेलना शुरू करते हैं इसी जल में हल्के कण या खरपतवार हल्के कण या खरपतवार जल के साथ बाहर निकल जाते हैं, जल के साथ बाहर निकल जाते हैं। इसी विधि को निस्तारण विधि कहते हैं। क्या है, जब मिश्रण को जल में डालते हैं तो भारी कण ऊपर की तरफ आ जाते हैं। भारी कण ऊपर की तरफ नहीं भाई, नीचे की तरफ आ जाते हैं, नीचे की ओर आ जाता है। क्या लिखे हैं, कण नीचे की ओर आ जाता है तथा यहाँ गड़बड़ हो गया, रुक जाइए भाई 2 मिनट। जब मिश्रण को जल में डालते हैं तो भारी कण नीचे की ओर आ जाते हैं तथा हल्के कण ऊपर हो जाते हैं, ऊपर तैरते हैं। क्या हो जाता है, तैरते हैं। अब जल के इस मिश्रण को बिना हिलाए जल उड़ेलना शुरू करते हैं। इस जल में हल्के कण या खरपतवार जल के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस विधि को निस्तारण विधि कहते हैं। जब मिश्रण को जल में डालते हैं तो भारी कण नीचे की ओर आ जाता है तथा हल्के कण ऊपर तैरते हैं। अब जल के इस मिश्रण को बिना हिलाए जल उड़ेलना शुरू कर देते हैं। इस जल में हल्के कण या खरपतवार जल के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस विधि को निस्तारण विधि कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये हो गया निस्तारण विधि। अब निस्तारण विधि के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, निस्पंदन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे फिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ये भी सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। और इसके बाद छोटा सा और रहेगा, वो पढ़ा देंगे, बस खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर ही। ठीक है, आइए चलिए देख लेते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे अब हमने आपको निस्तारण विधि बताया, ठीक है, निस्तारण विधि बताया, ठीक है, निस्तारण विधि, फिर उसके बाद आपको अवसादन विधि बताया। ठीक है, निस्तारण विधि में क्या होता है कि जैसे अगर हम मान लीजिए चाय को हमने पका लिया, चाय पक गई, अब उसमें चाय पत्ती है, आदि है, ठीक है, अदरक है, और आपका क्या होता है, मान लीजिए उसमें इलायची डाले हैं, उसके भी क्या हैं, वो भी पड़े हुए हैं। तो वो भारी होने की वजह से मान लीजिए नीचे बैठ गया, लेकिन कुछ जो है तैरते रहते हैं। तो अगर आप उस चाय को छानेंगे तो पूरी तरह से वो शुद्ध चाय नहीं छनेगी, यानी प्योर चाय आपको नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ अशुद्धियाँ आपकी चाय में चली आएंगी। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन विधि। यह फिल्ट्रेशन विधि में हम चाय छन्नी का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो चाय की पत्तियां होती हैं, आदि होती है, ठीक है, या कहें इलायची के जो कण होते हैं, वो क्या है, वो चाय छन्नी में रह जाते हैं और प्योर चाय हमको मिल जाती है। इसी तरह से
पतले पतले कपड़े का भी यूज करते हैं किसी चीज़ को छानने में, वो फिल्ट्रेशन पत्र की तरह काम करते हैं, यानी छानन पत्र की तरह काम करते हैं। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे कण मतलब छेद होते हैं, कपड़ों के बीच में क्या होता है, धागों के बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे क्या होता है जो भी चीज़ छान रहे हैं वो शुद्ध तौर से नीचे चला आता है और जो अशुद्धियाँ होती हैं उसी में फंस जाते हैं, चाहे वो धूल के कण हो, चाहे बालू के कण हो, चाहे जो भी कण है वो क्या हो जाएंगे, उसी में फंस कर रह जाएंगे और प्योर क्या बचेगा, आपका जो विलयन है वो बचेगा और लगभग शुद्ध रूप में बचेगा। पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा लेकिन लगभग शुद्ध रूप में मिलेगा। चाय वाय तो एकदम शुद्ध रूप में ही मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, फिल्ट्रेशन विधि। इसमें कुछ ज़्यादा आपको बताना है नहीं, बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। अब आइए वाष्पन विधि पढ़ लेते हैं। वाष्पन विधि का सिर्फ मतलब ये है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल का क्या हो जाना, वाष्पन होना, यानी जल का निकल जाना और वहाँ पर जो भी ठोस पदार्थ है वो बच जाता है। समुद्र के पानी को क्या करते हैं, गड्ढे में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको धूप लगने देते हैं। धूप कुछ दिनों में उस पानी का क्या कर देता है, वाष्पन कर देता है। ठीक है, यानी धूप की वजह से क्या हुआ, पानी भाप बनकर ऊपर उठ गया है, उसमें क्या बच गया है, ठोस नमक बच गया है। अब उस ठोस नमक को भी, उसमें भी बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, तरह तरह के मेथडों का उपयोग करते हैं। ये आपका क्या रहा, वाष्पन विधि रहा, वाष्पन विधि रहा। और एक होता है, आप देखे होंगे कि मथने का काम होता है। ठीक है, माता जी लोग क्या करती हैं, मथ कर क्या करती हैं, घी या मक्खन अलग करती हैं दूध से, ये भी एक मेथड है। यही इसमें था, बहुत ज़्यादा इसमें खास चीज़ें नहीं थी, इसीलिए इस चैप्टर को एक दिन में मैंने ख़त्म किया है। अब आगे जो चैप्टर आएगा उसमें आपको आनंद आने वाला है, वो चैप्टर पढ़ने लायक है और पौधों से संबंधित है। ठीक है, उसको मैं शुरू करूँगा कल। ठीक है, लेकिन इतना जो आपको मैंने पढ़ा दिया है, इतना आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा और बस, इससे ज़्यादा आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि मुझे जितना ज़रूरत है उतना मिल रहा है, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।